नमस्कार साथियों, प्रबुद्धजनों, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। मेरी श्रीमती जी वर्षा, जो बीच बीच में मुझे नए नए सजेशन देती रहती हैं वीडियोस के बारे में। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, कर निर्धारण की कार्यविधि, जिसे हम असेसमेंट प्रोसीजर भी कहते हैं, और कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दो टॉपिकों के साथ उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को, प्रबुद्धजनों को इस विषय की जानकारी देना है, किसी प्रकार के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कर निर्धारण या असेसमेंट की। इनकम टैक्स में, जैसे मैंने अभी तक बताया है, कुल 5 हेड होते हैं। इन हेड के अंतर्गत व्यक्ति आय कमाता है। इन आय के आधार पर उसकी सकल कुल आय ज्ञात की जाती है। उसमें से विभिन्न कटौतियां घटाने के बाद हम कुल आय की गणना करते हैं। कुल आय पर विभिन्न दरों के आधार पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम कर निर्धारण करना कहते हैं। कर निर्धारण एक्चुअल में जो दे कर की गणना है वो करना है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वयं कर निर्धारण, जो ज़्यादातर सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज़ करते हैं। सेल्फ असेसमेंट हम इसे बोलते हैं। दूसरी बात आती है नियमित कर निर्धारण की, जो रेगुलर असेसमेंट होता है। तीसरा आता है सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, जिसे हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। और चौथा आता है पुनः कर निर्धारण, जिसे हम बोलते हैं रीअसेसमेंट। ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी इस यूनिट की थ्योरी लिखना चाहते हैं वो इस वीडियोस को अच्छे से देखें। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इसके बाद जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कई बार मैंने देखा भी है, अपने लाइफ पे भी देखा है, परीक्षाओं में देखा है, ये कर निर्धारण परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के बारे में बात होती है, बाकी कर निर्धारण भी आते रहते हैं। तो स्वयं कर निर्धारण क्या है? तो धारा 140A के तहत स्वयं कर निर्धारण होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कर निर्धारण जिसमें करदाता स्वयं अपनी कुल आय की गणना करता है तथा इस आय पर कर की भी गणना कर दे करके राशि चुकाता है, स्वयं कर निर्धारण कहलाता है। मतलब व्यक्ति खुद कुल आय की गणना करता है, उसी पर कर की गणना भी करता है और देकर जो भी है उसे चुकाता है। ऐसी दशा में देकर में से पूर्व में चुकाए गए कर को घटाकर जो कर की राशि शेष बचती है वह राशि तथा यदि कर निर्धारण विलंब हुआ तो ब्याज आदि देय होगा, वह भी कर निर्धारण विवरणी दाखिल करने के पूर्व जमा करना होगा। अगर कोई कर देना बच गया है या कर निर्धारण में किसी कारण से विलंब होता है तो इस पर जो भी ब्याज आदि देय होगा उसे हमें पहले जमा करना होता है। आय की विवरणी देरी से दाखिल करने पर लगने वाली फीस, क्या क्या फीस लगती है, इसका उल्लेख धारा 234F में किया गया है। यदि कुल आय व्यक्ति की दशा में 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो 1000 रुपये, मतलब यदि हमने विवरणी समय पर दाखिल नहीं की तो इसकी फीस है, दंड भी कह सकते हैं हम। यदि आयकर विवरणी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद परंतु 31 दिसंबर के पूर्व दाखिल किया जाता है तो 5000 रुपये। यदि जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, अंतिम तिथि दी, उसके बाद हम असेसमेंट कराते हैं और ये तिथि 31 दिसंबर के पहले है तो 5000 रुपये तक हमें फीस भरनी पड़ती है। यदि 31 दिसंबर के बाद हम इसे दाखिल करते हैं बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है। इसे कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रभावी बनाया गया है। इसी में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है नियमित कर निर्धारण की।
जिसे हम रेगुलर असेसमेंट कहते हैं, ये आता है धारा 1431 में। ये होते हैं पहला संक्षिप्त कर निर्धारण या अंतरिम कर निर्धारण। इसके अंतर्गत नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत कई भाग हैं। उसमें पहला है संक्षिप्त कर निर्धारण या अंतरिम कर निर्धारण। जब कर निर्धारण अधिकारी बिना करदाता को बुलाए तथा बिना किसी पूछताछ के कर निर्धारण की कार्यवाही करता है तो उसे नियमित कर निर्धारण कहते हैं। इसमें निम्न रीति से कार्यवाही की जाती है, मतलब करदाता को बुलाता नहीं है कर निर्धारण अधिकारी और कर की कार्यवाही करता है, कर निर्धारण कार्यवाही करता है। कुल आय की गणना हम इसमें करते हैं, लेकिन निम्न समायोजन के बाद। अब यदि हमने विवरणी जो दाखिल की है उसमें कोई गलती है तो उसे सुधार करेंगे। कोई गलत दावा यदि ऐसी सूचना विवरणी से प्रकट होती है तो उस पर सुधार होता है। हानि की पूर्ति जिसकी मांग की गई हो किसी कारण से अमान्य हो जाती है। यदि रिटर्न निर्धारित तिथि के बारे में धारा 139(1) में बताया गया है में दाखिल किया गया हो, यदि किसी खर्चे को अंकेक्षण के दौरान मान्य नहीं किया गया हो और इसे करदाता द्वारा आय या व्यय में शामिल कर दिया गया हो, यदि किसी धारा में कटौती की मांग की गई हो लेकिन विवरणी निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किया गया हो, यदि कोई आय फॉर्म 26AS 16A या 16 में लिखी गई है लेकिन विवरणी में शामिल नहीं की गई है तो उसे भी शामिल करके समायोजन की जाती हैं। उपरोक्त सभी समायोजन करदाता को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब ईमेल, मैसेज से सूचना देने के बाद ही की जाएगी। ऊपर जो चीज़ें हैं 1 से लेके 6 तक के पॉइंट, ये सब करदाता को लिखित में सूचना देने के बाद ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नियमित कर निर्धारण में ही चल रहे हैं अभी अपन। इसमें दूसरा चीज़ आती कर एवं ब्याज की गणना हम नियमानुसार करते हैं। करदाता द्वारा देय कर या वापसी राशि की गणना भी नियमानुसार की जाती है। यदि करदाता की कोई वापसी बनती है तो उसे स्वीकार किया जाता है। करदाता को जो भी वापसी है उसकी सूचना दी जाती है। यदि कोई हानि समायोजित की गई है तो उसकी भी सूचना दी जाती है। यदि करदाता द्वारा सूचना का कोई जवाब निर्धारित तिथि तक नहीं दिया गया है तो उसे करदाता की स्वीकृति मानकर कर निर्धारण अधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अर्थात यदि करदाता को कोई सूचना हमने दी है लेकिन उसका जवाब उसने निर्धारित समय तक नहीं दिया तो उस पर आवश्यक कार्यवाही कर निर्धारण अधिकारी कर सकता है। इसी में आता है दूसरी बात, सबूतों के आधार पर कर निर्धारण। यदि कर निर्धारण अधिकारी किसी विवरण की सत्यता की जांच करना चाहता है तो करदाता को धारा 143(2) नोटिस देकर निम्न कार्यों को करने के लिए कह सकता है। अर्थात यदि वो सबूत चाहता है, किसी चीज़ की जांच करना चाहता है तो धारा 143 देगा और फिर ये कार्य कर सकता है। कौन कौन से? यदि किसी व्यक्ति ने संबंधित कर निर्धारण वर्ष समाप्ति से पूर्व विवरणी दाखिल नहीं की है तो उससे दाखिल करने के लिए कह सकता है। मतलब विवरणी दाखिल नहीं हुई है तो उससे दाखिल करने को कह सकता है। लेखे एवं प्रपत्रों की मांग कर सकता है। किसी विशिष्ट बिंदुओं पर सूचना मांग सकता है। इसके अलावा उसकी संपत्तियों एवं दायित्वों की सत्यापित जानकारी मांग सकता है। इसके बाद मांगे गए सबूतों के आधार पर कर निर्धारण की कार्यवाही वो पूर्ण कर सकता है। यह है नियमित कर निर्धारण। अब हम आते हैं सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। ये होता है धारा 144 में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। आप इसे पुस्तकों से और डिटेल पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। ये है जब करदाता कर निर्धारण के लिए किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता तो अधिकारी अपने पास एकत्रित सामग्री एवं तथ्यों के आधार पर अपने विवेक से जो कर निर्धारण कर देता है उसे ही सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहते हैं। ऐसे कर निर्धारण को एक पक्षीय कर निर्धारण भी कहते हैं। बहुत सामान्य सी परिभाषा है इसकी, या बहुत सामान्य से इसका अर्थ है जब करदाता कोई सहयोग ना करे तो कर निर्धारण अधिकारी जो भी तथ्य या सामग्री उसके पास उपस्थित होंगे या जो उसका विवेक कहता है उसके आधार पर जो कर निर्धारण करता है वही सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहलाता है। ये इसे हम एक पक्षीय कर निर्धारण भी कहते हैं।
सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण से पूर्व करदाता को एक नोटिस दिया जाता है और यह पूछा जाता है कि उसका सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्यों न कर दिया जाए। यदि करदाता उस नोटिस का जवाब या कर निर्धारण अधिकारी जवाब संतोषजनक नहीं पाता है तो उसके विरुद्ध ऐसा कर निर्धारण कर दिया जाए। ये कर निर्धारण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, दूसरा होता है विवेकीय कर निर्धारण। हम पहले पर चलते हैं अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण पे। इसे हम बोलते हैं कंपलसरी बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। यदि करदाता अपनी आय का स्वैच्छिक अथवा नोटिस के दाखिल नहीं करता है, यदि करदाता को कोई नोटिस दी गई है या स्वैच्छिक रूप से उसे दाखिल करनी चाहिए लेकिन वो दाखिल नहीं करता हो। दूसरा, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनाएं जैसे लेखे या प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करता या लेखों का अंकेक्षण नहीं कराता है। यदि करदाता नोटिस मिलने के बाद भी कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कर दिया जाता है। अब आते हैं इसी में आगे सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की बात करते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं? करदाता पर अर्थदंड लगाया जा सकता है, करदाता का अभियोजन किया जा सकता है, अधिक कर लगाने के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने की दशा में करदाता को अपीलेट अधिकारी के समक्ष नए तथ्य प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है। ये इसके परिणाम होते हैं। कर की वापसी भी अस्वीकृत की जा सकती है। इसके विरुद्ध क्या क्या उपाय हैं? अगर किसी का सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कर दिया गया है तो उसके विरुद्ध क्या क्या उपाय हैं? तो करदाता को अधिकार है कि वह कमिश्नर अपील के अपील कर सकता है। करदाता कमिश्नर अपील के निर्णय के विरुद्ध भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। यदि किसी मामले में कोई कानूनी प्रश्न सन्निहित हो तो उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है और करदाता कमिश्नर को पुनर्विचार हेतु प्रार्थना पत्र भी दे सकता है। ये उसके सर्वोत्तम निर्णय करने के विरुद्ध उपाय हैं। हम इसी में भी चल रहे हैं। दूसरे में आते हैं इसके विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। यदि कर निर्धारण अधिकारी करदाता के हिसाब किताब से संतुष्ट नहीं है, करदाता ने हिसाब किताब की सही विधि या पुस्तकें न रखी हो, सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से आय की गणना न की गई हो, इस तीन बातों को ध्यान में रखते हुए विवेकी सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण किया जा सकता है। अगर कर निर्धारण अधिकारी अपने विवेक से धारा 144 के अंतर्गत कर निर्धारण कर सकता है, ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध करदाता धारा 145(2) के तहत अपील भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कर निर्धारण के आखिरी प्रकार पुनः कर निर्धारण की, जिसकी पूरी डिटेल जानकारी पुस्तकों में धारा 147 में दी गई है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास करने का अधिकार है या कारण है कि किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई कर योग्य आय कर लगाने से छूट गई है, तो वह धारा 148 से 153 तक के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसी आय पर पुनः कर निर्धारण कर सकता है। अर्थात कर निर्धारण अधिकारी की कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ अधिक लिख गई है तो वह धारा 148 से 153 तक में जो प्रावधान दिए गए हैं उसका उपयोग करते हुए रीअसेसमेंट या पुनः कर निर्धारण कर सकता है। क्या क्या दशाएं हैं इसकी? यदि करदाता ने आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है लेकिन उसकी कर योग्य आय जो है कर योग्य सीमा से अधिक है। यदि करदाता ने आयकर विवरणी तो दाखिल कर दी है लेकिन उसका कर निर्धारण नहीं हुआ है या उसने अपनी आय कम दिखाई है या कोई हानि छूट गई है तो ऐसी दशा में भी पुनः कर निर्धारण किया जा सकता है। यदि कर निर्धारण हो गया हो लेकिन कर योग्य आय कम निर्धारित हुई हो, दूसरे पॉइंट में था कर निर्धारण नहीं हुआ है, यहाँ पे कर निर्धारण हो गया उसके बाद भी कम दर से टैक्स लग गया हो, कोई हानि छूट गई हो, हाश अधिक स्वीकृत हो गई हो, भारत के बाहर अगर कोई संपत्ति स्थित थी उसका कर निर्धारण से छूट गई हो, तो इन चीज़ों पर
यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह सूचना मिली कि कोई आय छुपाई गई है, कम दिखाई गई है, कोई प्रपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो इन दशाओं में वह पुनः कर निर्धारण कर सकता है। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, पुनः कर निर्धारण का मतलब ये है कि री असेसमेंट करना, फिर से कर निर्धारण करना। यदि विवरणी दाखिल नहीं की गई है लेकिन उसकी कर योग्य आय अधिक है तो विवरणी दाखिल करके पुनः कर निर्धारण कर सकता है। यदि विवरणी दाखिल तो कर दी है लेकिन कर निर्धारण नहीं हुआ है, किसी कारण से कम आय दिखाई है, कोई हानि छूट गई है, तो निर्धारण कर सकता है। यदि कर निर्धारण हो गया है लेकिन कर योग्य आय कम निर्धारित हुई है या कम दर से कर लग गया है, कोई हानि छूट गई है, हाथ छूट गई है, तो भी पुनः कर निर्धारण किया जा सकता है। भारत के बाहर कोई संपत्ति है जिस पर आय प्राप्त हुई है, वो छूट गई हो, कोई आय छुपाई हो, कम दिखाई हो, प्रपत्र प्रस्तुत नहीं की हो, तो भी पुनः कर निर्धारण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के कर का अग्रिम भुगतान की। जैसे नाम से ही है, अग्रिम भुगतान मतलब एडवांस पेमेंट, पहले से देना। यह कर पेशगी के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसे कर का अग्रिम भुगतान या चुकाओ जैसे कमाओ, पे एज यू आर कहा जाता है। इसे चुकाओ जैसे कमाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि करदाता जैसे जैसे आय कमाता जाता है वैसे वैसे उस पर कर भी देता जाता है। यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दे दिया जाता है। अर्थात कर का अग्रिम भुगतान वो चीज़ है जब हम आय कमाएं, हमें लगा कि हमारी आय अधिक रहेगी और हमें टैक्स देना होगा, तो हमने उस कमाई गई आय पर निर्धारित सीमा के अंदर टैक्स जमा कर दिया, तो वो कर का अग्रिम भुगतान है। अग्रिम कर चुकाने के लिए कौन कौन से आए? धारा 207। अग्रिम कर वित्तीय वर्ष में करदाता को अपनी उस कुल आय पर चुकाना होता है जिस पर वित्तीय वर्ष के ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा। इसे हम चालू आय भी कहते हैं। भारत में निवासी व्यक्ति अगर निम्न शर्तें पूरी कर दे तो अग्रिम कर नहीं चुकाना होता है। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। अभी हम बात करते हैं, हमारा चालू वर्ष चल रहा है 2020-2021। इसका कर निर्धारण वर्ष होगा 2021-2022। तो 2020-21 में हम जो आय कमाएंगे उस पर हमें कर चुकाना है 2021-22 कर निर्धारण वर्ष में। तो अगर हमने पहले ही चुका लिया तो उसे हम अग्रिम कर कहते हैं। अगर उसकी व्यापार एवं पेशा शीर्षक अंतर्गत कोई आय नहीं है, उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक की हो गई है, तो अग्रिम कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा देय कर की राशि 10,000 रुपये से अधिक है तो उसे अग्रिम कर चुकाना होता है। ये धारा 208 में कहा गया है। अग्रिम कर की गणना नियमानुसार धारा 209 के तहत की जाती है। जैसे हम बाकी टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स कैलकुलेशन की मैंने वीडियो डाली है पहले भी, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो उसके आधार पर गणना करके अग्रिम कर की गणना भी की जाती है। अग्रिम कर की किस्तें तथा देय तिथियाँ, ये इसका उल्लेख धारा 211 में किया गया है। ये वो तिथियाँ हैं। 15 जून अथवा उससे पूर्व हमें कुल जो टैक्स बनने वाला है उसका 15% जमा करना होता है। 15 सितंबर अथवा उससे पूर्व 45% तक हमारा टैक्स जमा हो जाना चाहिए, अर्थात 30% हम टैक्स यहाँ पर जमा कर सकते हैं। 15 दिसंबर अथवा उससे पूर्व 75% तक जो टैक्स लगने वाला है वो जमा हो जाना चाहिए, अर्थात हम यहाँ भी 30% जमा करते हैं। और 15 मार्च अथवा उससे पूर्व 100% हमारा टैक्स जमा हो जाना चाहिए, अर्थात 25% जो शेष बचा है। ये चैप्टर पुस्तकों में बहुत अच्छे से दी गई है। आप पुस्तकों का अध्ययन कीजिए तो ये चैप्टर बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। इस पुस्तक का सार तत्व इतना ही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आता है तो आप कमेंट्स करें, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका जवाब भी देता हूँ। अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी मैं आपसे आमंत्रित करता हूँ। मेरी मेल आईडी शुरू में दी गई है, आप उस मेल आईडी पर मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। मैं जल्द ही नए वीडियोज़ के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा।